सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। क्या है मिशन गगनयान? यह भारत के लिए इतना बेहद खास क्यों है? इस साल गगनयान को लेकर क्या है इसरो के सबसे बड़े प्लान? अब तक कौन कौन से देश कामयाबी पा चुके हैं? जानवरों को जब अंतरिक्ष में भेजा गया तो उनके साथ आखिर क्या हुआ? आइए तो हम आपको अपने वीडियो पे डिटेल से बताते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। इसरो के सामने अभी तक की चुनौतियां मुख्य रूप से मिसाइल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़ी थीं। किसी चीज को रॉकेट पर सवार कराकर बहुत दूर फेंकना या फिर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के जरिए उसे सटीक ढंग से नियंत्रित करना, मनचाही जगह पर ले जाना या कोई और मनचाहा काम लेना। पिछले 50 वर्षों में उपग्रहों को कक्षा स्थापित करने से लेकर चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारने और उसकी सतह पर गाड़ी चलाने तक सारे काम इन दोनों तकनीकी श्रेणियों में ही आते रहे हैं। लेकिन यहां से आगे का चैलेंज बिल्कुल अलग तरह का होने वाला है। एक जिंदा चींटी भी हमने आज तक अंतरिक्ष में नहीं भेजी है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक अभी 3 इंसानों को पृथ्वी की एक नजदीकी कक्षा में ले जाने हैं, वहां 3 दिन रखने और वहां से सुरक्षित वापस लाने की तैयारी में जुटे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की उपलब्धियां पूरी दुनिया में सराही जा रही हैं। पश्चिमी यूरोप अपने लंबे वैज्ञानिक अतीत के बावजूद इस क्षेत्र में अब तक भारत से 1-2 कदम पीछे ही है। अमेरिका, रूस और कुछ मायने में चीन के अंतरिक्ष संगठनों के बाद हर मामले में खासकर कम खर्ची के लिहाज से इसरो का ही नाम लिया जा रहा है। ये सारे मुकाम इसरो ने अपनी खोजी क्षमता पर भरोसा करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाकर हासिल किए हैं। हालांकि कुछ जरूरी मौके पर रूसी मदद भी उसके काम आई है। ऐसी एक बड़ी मदद शून्य से काफी नीचे तापमान पर काम करने वाले क्रायोजेनिक इंजनों की थी, जिनके बिना 2 टन से ज्यादा वजनी कोई चीज पर्याप्त दूरी तक फेंकी नहीं जा सकती थी ऊपर। रूस से ये इंजन हम हमेशा खरीदते रह सकते थे, लेकिन 1998 की अमेरिका रोक के चलते ये इंजन भी हमें खुद ही बनाने पड़े थे। इस तरह की मदद भी हमने अगले दौर में हमें कहीं और से नहीं मिलने वाली है। इसरो के इस मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को गगनयान नाम दिया गया है और हमारे लिए अमेरिका रूस से कम लेकिन चीन की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अमेरिका और रूस दोनों को अपने मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों को सफलता में 1961 में मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही दोनों देश विज्ञान तकनीक में खुद को दुनिया का चौधरी साबित करने में जुट गए थे। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन को पृथ्वी की कक्षा में भेजा और 108 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा करने के बाद उन्हें सकुशल अपनी जमीन पर वापस उतार लिया था। इसके बाद 23 दिन बाद अमेरिका को भी इस मिशन के आंशिक सफलता मिली, जब उसने अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड 5 मई 1961 को 15 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गए और जीवित वहां से लौट आए थे। चीन को ऐसी कामयाबी 15 अक्टूबर 2003 को हासिल हुई, जब उसके अंतरिक्ष यात्री यांग ल्यूई सेनझोई 5 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे और 21 घंटे में धरती के 14 चक्कर लगाकर पैराशूट से इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में उतर आए। इससे चीन की वैज्ञानिक क्षमता पर मोहर जरूर लगी, लेकिन उसे थोड़ा फायदा रूसी और अमेरिका तजुर्बों का भी मिला, जो अब तक के विज्ञान के दस्तावेजों की तरह सार्वजनिक हो चुके थे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि सेनझोई 5 का ह्यूमन कैप्सूल काफी कुछ रूस के अति सफल सोयूज यान के डिजाइन पर आधारित था। तो इस तरह से दोस्तों साल के शुरू में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो ने बता दिया कि 2024 में रिकॉर्ड 12 स्पेस मिशन उसने संपन्न कर ले हैं, लेकिन यह साल उसकी तरफ से 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान को ही समर्पित रहेगा। इससे बड़े विविध पहलुओं को लेकर गठित टीमें पहले से ही काम कर रही हैं और उनको अपनी परियोजनाओं का परीक्षण इसी साल कर लेना है। रूस, अमेरिका और चीन की मानव युक्त स्पेस लॉन्चिंग के अनुभव अभी पूरी दुनिया को उपलब्ध हैं। लिहाजा कोई आलोचक
इसे नए सिरे से पहिए की खोज जैसा भी बता सकता है, लेकिन तकनीक के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकल्प सीमित होते हैं। या तो वहां पहुंचने का अलग रास्ता खोजें या उधर देखना ही छोड़ दें। इस मिशन की कठिनाइयों पर गौर करें तो रूस मानवयुक्त अंतरिक्ष की लॉन्चिंग से पहले जीवित शरीर पर इसके प्रभाव समझने के लिए 1957 में सड़क की एक कुतिया जिसका नाम था लाइका ह्यूमन कैप्सूल में बैठा दिया था। तमाम जीवों में उसी के चयन का आधार बनाया गया था कि विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने का तजुर्बा सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों में ही होता है। इसके अलावा उसके मादा होने और चमकीले बालों को उसकी जीवंतता का परिणाम माना गया था। अंतरिक्ष में जाने के बाद लाइका पर बालक थाएं और गीत लिखे गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ यह गोलमोल रह गया। यह जानकारी 2002 में सामने आई कि लॉन्चिंग का झटका तो लाइका झेल गई, लेकिन 5 घंटे बाद 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान नहीं झेल पाई। उसका मृत शरीर ही धरती पर लौटा था। तो इस तरह से दोस्तों यानी लाइका कुतिया का मृत्यु हो गई थी। सबसे ज्यादा जोर अभी सुरक्षित इंजेक्शन तकनीक विकसित करने पर है। युद्धक विमानों में इसका तो स्तर है उससे कहीं महीन काम क्षेत्र में किया जाना है, क्योंकि लॉन्च पैड पर ही यान में विस्फोट हो जाने और अंतरिक्ष यात्रियों के मारे जाने की कई वारदात रूस अमेरिका में ही हो चुकी हैं। भारत में ऐसी दुर्घटनाएं अब तक नगण्य रही हैं। फिर भी विस्फोटक ईंधन की जितनी बड़ी मात्रा एक मानवयुक्त लॉन्चिंग में लगती है, उससे देखते हुए गगनयान में इतना ताकतवर इंजेक्शन सिस्टम होना चाहिए जो अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत बड़े विस्फोट की जद से भी पलक झपकते बाहर ले जाए। उम्मीद है कि ऐसी सारी मुश्किलों का भरोसेमंद हल इसरो इसी साल खोज लेगा और 2025 में दुनिया गगनयान के सफल प्रक्षेपण का गवाह बनेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारे वर्ड भी थोड़ा इधर उधर हो गए हैं बोलने में हमारे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।